अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का। साथियों, तुष्टीकरण यानी पॉलिटिक्स ऑफ एबिजमेंट भारत की सोशल जस्टिस की मूल अवधारणा के पूरी तरह खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बना दिया। 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया। जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों को वक्फ कानून ने संकुचित कर दिया गया। और इसके दुष्परिणाम क्या हुए? कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए। केरल में ईसाई समाज के ग्रामीणों की जमीन पर वक्फ के दावे, हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन विवादों में, कर्नाटका में किसानों की जमीन पर दावा, कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था, वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे, सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पर हुई बहस
हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। साथियों, आज दुनिया तेजी से टेक्नोलॉजी और एआई की ओर बढ़ रही है और इसलिए अब ये जानना जरूरी है कि हम हमारी सॉफ्टवेयर साइट पर आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, क्रिएटिविटी, क्योंकि हम रोबोट तैयार करना नहीं चाहते, हम मनुष्य तैयार करना चाहते हैं। यानी जो कुछ भी हमें मशीनों के सहारे चलता है, उन पर मानवता के लिए, संवेदनशीलता के लिए ज्यादा काम करें। एंटरटेनमेंट आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा। ऐसे ही समय में हमने आर्ट और कल्चर को एनकरेज करने के लिए, इसे सेलिब्रेट करने के लिए वेव्स, और अभी राहुल जब भाषण कर रहे थे शायद 10 बार वेव्स आए हैं, 10 बार वेव शब्द था, लेकिन वो वेव 14 में ही शुरू हुआ ऐसा नहीं, हर 10 साल में नए रंग रूप के साथ आता है। और आज जो मैं वेव्स की बात कर रहा हूं, यानी वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इस वेव्स नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगले महीने मुंबई में इसका बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और ये लगातार होते रहने वाला है। एक लंबी व्यवस्था खड़ी हो रही है। आप सभी जानते हैं, हमारे यहां मूवीज, पॉडकास्ट, गेमिंग, म्यूजिक, एआर और वीआर की बहुत वाइब्रेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री है। हमने क्रिएट इन इंडिया का मंत्र लेकर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला लिया है। वेव्स इंडियन आर्टिस्ट को कंटेंट बनाने और ग्लोबल बनाने के लिए एनकरेज करेगा और